स्वागत है आप सभी का क्लास 6 के एनसीईआरटी चैप्टर 2 में। ये चैप्टर 2 एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर 2 में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने टॉपिक वाइज कैटेगरी में बांट के रखा है ताकि आप लोगों को बेहतर तरीक़ा से समझ में आए। यदि आप इन 12 टॉपिक को समझ लेते हैं तो इस अध्याय 2 से संबंधित सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए इस अध्याय 2 को समझने का प्रयास करते हैं। इस अध्याय 2 का जो हेडलाइंस है वो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये जो आखेट शब्द है बच्चों, इनका मतलब मैं बता देता हूँ। आखेट का जो मतलब होता है वो होता है शिकारी, और आखेटकों का मतलब होता है वो होता है एक से अधिक शिकारी। और खाद्य संग्रह का जो मतलब होता है बच्चों वो होता है भोजन इकट्ठा करना, यानी कि भोजन जमा करना, भोजन का प्रबंध करना। और ये जो उत्पादन शब्द है बच्चों, इनका मतलब होता है उपजाना, यानी कि जो शिकारी थे वो किस प्रकार से खाद्य संग्रह किया करते थे, यानी कि शिकार करके जो खाद्य संग्रह करते थे और खाद्य संग्रह से लेकर के उत्पादन यानी उपजाने तक का जो उनका सफ़र किस प्रकार से रहता था, उनको समझने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले आप लोगों के बीच एक चीज़ ज़रूर आप लोगों को मन में जो है खटकता होगा, वो ये कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते होंगे तो आप लोगों को कोई न कोई कहानी ज़रूर पढ़ना पड़ता होगा। तो ये कहानी इसलिए देता है ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आए, आप जो शुरू होने वाले जो तथ्य हैं उनको आप समझ पाएँ। ठीक उसी प्रकार से अध्याय 2 भी तुषार की रेल यात्रा से शुरू होता है। तो ये तुषार की रेल यात्रा से किस प्रकार से ये अध्याय संबंधित है, थोड़ा इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। आप लोगों को भी खिड़की वाली सीट मिलता है तो बहुत खुशी मिलता है। ठीक उसी प्रकार से तुषार को भी है, क्या हो गया कि रेल वाली जो है सीट मिल गई। अब तुषार क्या हुआ कि जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया और तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तुषार ने खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। उन्होंने क्या देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि पता है तुषार, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। ये जो बस है तुम देख रहे हो, ये बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। कि चाचा जी क्या बता रहे हैं, कि पता है तुषार, लोगों ने जो मात्र 150 साल पहले ही रेल से यात्रा शुरू की थी, ये जो बस है ये उसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे। ये भी सोचने वाली बात है। जब लोगों के पास तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे। क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे। तो नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो क्या बात थी, चलिए आगे समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में जितने भी तथ्य आएगा उन सभी तथ्यों को मैंने टॉपिक वाइज कैटेगरी में बांट के रखा है। तो देखिए आ गया मेरा प्रथम टॉपिक, और ये प्रथम महत्वपूर्ण तथ्य है। इन तथ्यों में को मैंने क्या किया है कि टॉपिक नंबर 1 में बना के रखा है। ये नंबर 1 टॉपिक है, आरंभिक मानव आखिर वे उधर उधर क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो चलिए समझते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। अब बात यह है कि हम उन लोगों के बारे में भी जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। और आज हम उन्हें क्या कहते हैं, तो आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आज हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो ये जो नाम पड़ा बच्चों, आखेटक खाद्य संग्राहक का नाम, ये उनके भोजन जो है ये भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही पड़ा। कौन सा नाम, तो आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक।
भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जो आरंभिक मानव होते थे बच्चों, वे आमतौर पर खाने के लिए जो है जंगली जानवरों का शिकार करते थे। वे लोग जंगली जानवरों को मार के खाते थे और मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो ऐसा करने के उनके पास कोई कारण भी था। तो वो कौन से कारण हैं, तो चलिए उन्हीं कारणों में से पहला कारण है। तो पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो पहला कारण क्या था बच्चों, यदि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के जो पौधे हो गया, फल हो गया और जो जानवर है उनको खा करके वे समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें क्या करना पड़ता था, तो वो जगह छोड़ के दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। चलिए अब दूसरा कारण क्या है, फटाफट दूसरा कारण को भी समझ लेते हैं। तो दूसरा कारण यह था बच्चों कि जानवर अपने शिकार के लिए, देखिए ये जो जानवर है, जानवर जो है अपने जानवर का शिकार करते हैं। मनुष्य भी जानवर का शिकार करते हैं, जानवर भी अपने जाति में जानवर का शिकार करते हैं। तो जानवर जो है अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जब जाया करते हैं तो इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी क्या करते थे, इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो इनके पीछे पीछे जाने के क्रम में क्या होता था, उनका जगह बदल जाता था, उनका स्थान बदल जाता था। तो स्थान चेंज होने का यानी कि जगह बदलने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो प्रमुख कारण था, प्रमुख कारण में से दूसरा प्रमुख कारण तो ये भी था, क्या था कि यानी कि जब जानवर जो है अपने शिकार करने के लिए, चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनके पीछे पीछे लोग भी क्या करते थे, चले जाते थे। तो इससे क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह उनका स्थान चेंज हो जाता था। तो चलिए इसका नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। इसका नेक्स्ट पेज में है बच्चों, आरंभिक मानव का जो इधर उधर घूमते थे उनमें से प्रमुख कारण में से जो तीसरा कारण है वो यह था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं है? हम लोग क्या देखते हैं कि जो सीजनल्स फ्रूट्स होता है, जो सीजनल्स वेजिटेबल्स होता है, जो सीजनल्स पेड़ पौधे होता है, वो अपने सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करता है कि फल देता है। यानी कि मौसम के अनुसार ही पौधों में क्या होता है, फल फलता है, फूल खिलता है। ठीक उसी प्रकार से जिस मौसम में जो फल खिलता था, जो फल फलता था, तो उस मौसम में क्या करता था, लोगों ने समझ चुका था कि इस मौसम में यहाँ पे इस जगह ये फल फलता है तो वहाँ पे लोग चले जाते थे। तो वही कारण था कि उसका स्थान चेंज होने का, कि यानी कि यदि तीसरा कारण में जो ये कारण था कि यानी कि जो सीजन है, यानी कि जो मौसम है, मौसम बदलने के कारण जो मौसम के अनुसार जो अन्य इलाके में घूमते होंगे, यानी कि जिस मौसम में उनको खाने के लिए जो चीज़ मिल जाता था उसी मौसम के अनुसार वो अपना क्या करते थे, तो जगह अब बदल देते थे। अब देखिए इधर उधर घूमने का जो है उनका प्रमुख कारणों में से जो चौथा कारण है, तो चौथा कारण ये था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि पानी के बिना जो किसी भी प्राणी या पेड़ हो या पौधा हो वो जीवित रह ही नहीं सकता है। और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। अब पानी की बात करें तो पानी का स्रोत क्या है, तो झील हो गया, झरना हो गया और नदी हो गया, तो यही सभी प्रमुख स्रोत हैं। तो यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। अब देखिए बात ये भी सही है कि नदी हो गया, झील हो गया, तो इन सभी का पानी कभी नहीं सूखता। और कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। तो बात ये भी है कि कुछ झील हो गया, नदी हो गया, तो पानी जो है बारिश के बाद ही मिल पाता है। तो इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो चलिए ये है मेरा फर्स्ट टॉपिक था, वो समाप्त हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि टॉपिक नंबर 2 आता है। तो टॉपिक नंबर 2 में मेरा जो प्रमुख तथ्य है वो तथ्य का नाम है, देखिए जो हेडलाइंस है वो है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो बच्चों आरंभिक मानव के बारे में मैंने आपको बताया। आरंभिक मानव का जो मतलब होता है वो होता है पहले का मानव। तो आप पहले के मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो उनके बारे में एक बार विस्तार पूर्वक से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ये शब्द है
पुरातत्वविदों, ये जो शब्द है बच्चों पुरातत्वविदों, इनका मतलब मैं आपको बताता हूँ। पुरा का मतलब होता है पुराना, यहाँ पे देखिए मैंने इसको खंडित करके रखा है यानी कि तोड़ के रखा है। पुरा का जो मतलब होता है बच्चों वो होता है पुराना, और तत्व का जो मतलब होता है वो होता है अवशेष, यानी कि पुरानी वस्तुओं का अवशेष। और विदो जो है, और विदों का जो मतलब होता है बच्चों वो होता है खोजकर्ता, यानी कि पुरानी वस्तुओं को खोजने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। तो चलिए, आशा है कि आपको पुरातत्वविदों का अर्थ समझ में बेहतर तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। तो पुरातत्वविदों को, यानी कि जो पुराने वस्तुओं को जो खोज करता थे, उनको क्या मिला, तो उनको ये चीज़ मिला कि जिनका निर्माण, यानी कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे, जिनका वे लोग निर्माण किए थे और साथ ही साथ उनका जो उपयोग किए थे, ये पुरातत्वविदों को खोज में प्राप्त हुआ। और यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। अब ये संभव भी था कि उन्होंने अपने काम के लिए क्या बनाया, तो पत्थरों का जो औजार बनाया और लकड़ियों का औजार बनाया और हड्डियों का भी, यानी कि जानवरों के जो शरीर का जो हड्डी होता है उससे उन लोगों ने क्या किया, तो औजार बना लिया। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। अभी देखिए, बात यह है कि इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं जो कि पुरातत्वविदों ने उनको खोज निकाला है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब इनमें से देखिए कुछ औजार जो थे, उस औजार का जो उपयोग किस काम के लिए किया जाता था, तो फल फूल काटने के लिए, यानी कि फल को काटने के लिए, फूल को काटने के लिए, और हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। और कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। और कुछ के साथ क्या किया जाता था, हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। और कुछ औजारों से लकड़ियां भी काटी जाती थी। जो औजार आरंभिक मानव बना के रखे थे, उन औजारों से वे लोग क्या करते थे कि लकड़ियां भी काटते थे। और लकड़ियां काटने के बाद क्या करते थे वे लोग, ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यानी कि ईंधन के साथ साथ वे लोग झोपड़ियाँ भी बनाते थे और औजार भी बनाते, और साथ ही साथ ईंधन के रूप में भी वे लोग उन लकड़ियों का उपयोग कर लेते थे। तो चलिए आगे पर देखते हैं। आगे जो है वो चित्र है बच्चों, ये देखिए, ये कुछ चित्र दिया गया है। ये चित्र आपको पत्थर के हथियार का चित्र है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, ये पत्थर के हथियार का चित्र है। इसमें से दो गो चित्र है, एक बायां की तरफ चित्र है और एक दायां की तरफ चित्र है। तो इसके बारे में कोई यहाँ पे दिया गया है, इनको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, ये वाला बाएं वाला जो चित्र है, ये पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, यानी कि इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये जो बाएं में आप चित्र देख रहे हैं, ये इंसान के खाने के लिए पत्थर से जड़ों को, यानी कि पेड़ों के जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं तरफ जो ये जो पत्थर का जो ये चित्र देख रहे हैं, ये जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को, जो जानवर से वे लोग जो खाल जो उनको मिलता था, उनसे जो वस्त्र बनाते थे, उनको क्या करते थे, सिलने के लिए उपयोग में लाते थे। यानी कि ये जो पत्थर का औजार है, इनसे क्या करते थे, वे जानवरों की खाल को सीते थे ताकि उनका वस्त्र तैयार हो सके उनके लिए। तो चलिए इसका नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए बच्चों, पिछले पेज में जो आपने पढ़ा था कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, अब देखिए आपके आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रहने की जगह निर्धारित करना। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, यानी कि तीसरा टॉपिक मेरा आता है, और तीसरा टॉपिक का जो तथ्य का जो हेडलाइंस है वो देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना। यानी कि आरंभिक लोग जो होते थे, वे लोग रहने का जगह भी निर्धारित कर लेते थे। अब चलिए देखते हैं किस तरह का जगह वे लोग निर्धारित करते थे। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। चलिए आपको मानचित्र दिखाते हैं, मानचित्र से रूबरू कराते हैं। ये देखिए, ये रहा मानचित्र, और इस मानचित्र में देखिए ये त्रिकोण वाला, वर्गाकार वाला, गोला वाला, और ये देखिए इस तरह का चित्र, और ये देखिए स्टार, यानी कि ये त्रिकोण वाला पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। इन मानचित्र में जहाँ जहाँ आपको त्रिकोण वाला स्थान नज़र आ रहा है, ये सभी स्थान क्या होगा, तो ये सभी स्थान पूरा पाषाणिक पूरा स्थल होगा। और नीला वर्गाकार वाला जो स्थान आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये सभी स्थान नवपाषाणिक पूरा स्थल है। और ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि हरा कलर में, ये महापाषाणिक पूरा स्थल है। और इस तरह का जो देखिए ये जो है, ये आरंभिक गांव है, और ये जो तारा नज़र आ रहा है आपको, ये आधुनिक नगर वाला स्थान है। तो इसमें से
इसमें से कहा जा रहा है कि मानचित्र 2 को देखो, मैंने आपको मानचित्र 2 दिखाया। तो लाल त्रिकोण वाले जो वे स्थान वे पूरा स्थल हैं। तो लाल त्रिकोण वाले कौन सा स्थान है, चलिए देखते हैं एक बार। ये देखिए, ये लाल त्रिकोण वाला स्थान ये एक भीमबेटका है, और दूसरा देखिए यहाँ पे हुसगी है, और तीसरा देखिए यहाँ पे कुरनूल की गुफाएं हैं। तो लाल त्रिकोण वाले वे स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, और मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। आप जो मानचित्र में जो ये 2-3 स्थान देखे हैं, ये 3 स्थान जो देखें ये सिर्फ गिने चुने ही स्थान हैं। बाकी का स्थान आप लोगों को गूगल पे पता चल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके सर्च मार के देख सकते हैं और अपना जानकारी को बढ़ा सकते हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। और क्यों पाया गया है, तो ये कारण तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि पानी के कारण मेन जो कारण था नदियों और झीलों के रहने के कारण जो है वो है पानी। बिना पानी के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। तो मेन कारण क्या था पूरा नदियों और झीलों के किनारे रहने का, तो वो था पानी ही था बच्चों। चलिए आगे इसका नेक्स्ट पेज में देखते हैं और समझने का प्रयास कर। इसका नेक्स्ट पेज में है बच्चों, ये देखिए क्या है, क्या लिखा है कि चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे उनके लिए, आरंभिक मानव लोगों के लिए पत्थर का जो उपकरण होता था बच्चों वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। आप देखिए उपकरण के लिए वे लोग क्या करते थे कि ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे खासे में पत्थर मिल सके। क्यों ढूंढते रहते थे, तो वो औजार के लिए, यानी कि पत्थर के उपकरण के लिए। तो पत्थर के उपकरण के लिए वे लोग क्या करते थे, अच्छा खासा यानी कि जहाँ पे पत्थर मिलता था तो इस तरह के जगह को वे लोग क्या करते थे, यानी कि संरक्षण यानी कि उस जगह को क्या करते वे लोग डेरा डाल देते थे। उन जगह वो लोग क्या करते थे, उस जगह पे रहने लगते थे, उस जगह पे वे लोग बस जाते थे। तो आगे देखिए ये कुछ इसमें देखिए एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये शैल चित्रकला, इनमें हमें इनसे हमें क्या पता चलता है। देखिए ये शैल चित्रकला है, ये जो देख रहे हैं बच्चों ये एक शैल चित्रकला है। इनसे हमें क्या पता चलता है, तो एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। तो इस चित्र के बारे में बताइए। तो थोड़ा इसका नीचे में देखिए क्या लिखा है, उनको पढ़ते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले। तो किस प्रकार का चित्र, ये शैल चित्र। ये देखिए बच्चों ये शैल चित्र। आज भी हमारे गांव में क्या होता है कि शैल चित्र बनाया जाता है। लोग क्या करते हैं, शादी विवाह के अवसर पे कुछ दीवार पे चित्र बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से पहले के लोग क्या करते थे, आरंभिक मानव जो थे वे लोग जहाँ रहते थे दीवार पे क्या करते थे, कुछ न कुछ इस तरह का चित्र जरूर एक्टिविटी करते थे, यानी चित्र बना देते थे। उनको अच्छा लगता था। एक तरह से बात करें तो उनका मनोरंजन का एक हिस्सा भी होता था। ये जो चित्र बनाने का जो कला था एक तरह का उनके लिए मनोरंजन का एक हिस्सा था। तो इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। इनमें देखिए जंगली जानवर जो है बड़ी कुशलता से यानी कि बहुत ही योग्यता के साथ जो है उनका सजीव चित्रण किया गया, मानो कि ये सजीव है। ये देखिए इनके पीछे कोई मानव जो है भाग रहा है, और ये देखिए ये आगे की ओर स्पीड में एकदम से मतलब कि जा रहा है। इस तरह का ऐसा देखने से ये प्रतीत होता है। तो इसकी देखिए इसका साइड में इस चित्र के बारे में और कुछ जानकारी है तो उनको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए लिखा है भीमबेटका, यानी कि भीमबेटका कहाँ पे है बच्चों, तो वो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पे है, आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। बच्चों ये जो कंदराई शब्द है इनका मतलब मैं आपको बताता हूँ। कंदराई का जो मतलब होता है वो होता है घाटी, और जो गुफाएं होता है वो हमेशा प्राकृतिक खोखली जगह होता है। प्राकृतिक खोखली जगह होता है गुफाएं कहने का मतलब है यानी कि अपने आप इनको मानव ने नहीं बनाया होता है, बल्कि वे नेचुरल होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से खोखला होता है, ताकि उसमें क्या हो सके, लोग जो है उसमें अंदर में घुस सके, उसमें रह सके, उसमें समा सके। तो इस तरह का जगह वाला जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक खोखली जगह जो होता है उसको बोलते हैं गुफाएं। उसको क्या बोलते हैं, गुफाएं।
तो गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो लोगों के पास, आज हम लोगों के पास जिस तरह का घर है, जिस तरह का आलीशान घर है, तो उन लोगों आरंभिक मानव के पास तो इस तरह का घर नहीं होता था। तो वे लोग जो है बारिश हो गया, धूप हो गया, हवा हो गया, तो इनसे राहत पाने के लिए वे लोग क्या करते थे, तो प्राकृतिक खोखली जगह पर ही जो क्या करते थे, वे लोग अपना डेरा डालते थे ताकि वे लोग बारिश, धूप हो गया और हवा से राहत मिल सके उन लोगों को। तो ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। ये जो आप गुफाएं के बारे में पढ़े, भीमबेटका जो ये गुफाएं हैं, ये पूरा स्थल ये नर्मदा घाटी के पास है। अब देखिए कुछ प्रश्न आपसे किया जा रहा है कि क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी। तो आप बताइए, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह। आपके पुस्तक में एक चित्र है, देखिए ये एक गुफा है, ये पत्थरों का गुफा है। देखिए थोड़ा कितना एकदम मनोरम दृश्य है इस गुफा का। देखिए काफ़ी बेहद ही खूबसूरत दृश्य है ये। देखिए ये गुफा है, ये बहुत ही भव्य गुफा लग रहा है एकदम। बाप रे, कितना बड़ा बड़ा चट्टान है, इसकी तरह लग रहा है। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्थर है, कैसे लोग जो है इसमें रहते होंगे। आप सोच सकते हैं क्या आप रह पाइएगा इनमें, तो आप नहीं रह पाइएगा। डर के मारे आप जो है इस गुफा को देखने के साथ ही दूर भाग जाइएगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट पेज में देखते हैं बच्चों। इसका नेक्स्ट पेज में है बच्चों पूरा स्थल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि ये तीसरा टॉपिक का ही एक हिस्सा है। ये है पूरा स्थल। तो पूरा स्थल के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो बच्चों पूरा स्थल किसे कहते हैं, तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। तो ऐसी वस्तुओं का जो है निर्माण लोगों ने क्या किया था, तो अपने काम के लिए किया था। और बाद में वे उन्हें क्या किए, तो वहीं छोड़ गए। तो वे लोग मर गए, तो वे लोग का जो सामान होता है, जो वस्तुएं हुआ है, वहीं धड़ा के धड़ा रह गया। तो अब क्या हुआ, तो बहुत दिनों के बाद ये ज़मीन के क्या हुआ, तो ऊपर आ गया, नहीं तो ये अंदर चला गया। और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो कभी कभी क्या हुआ, तो समुद्र के, नदी के तल में भी ये रेंगते हुए ये सब पाया गया है। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो आप अगले अध्याय जो पढ़िएगा बच्चों, तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा ढेर सारा पूरा स्थल के बारे में, यानी कि पुराना जगह के बारे में। चलिए अब आगे है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा, चौथा टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसका हेडलाइंस है आग की खोज। आप पढ़ते हैं आग की खोज। आग की खोज किस प्रकार से होता है, तो उनको समझने का एक बार प्रयास करते हैं। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। तो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढा जाएगा। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। अब देखिए मानचित्र 2 में जो कुरनूल गुफा है बच्चों, वहाँ पे क्या मिला है, तो राख के अवशेष मिला है। तो राख के अवशेष यानी कि आग का जो है, आग जल चुका होगा, यानी कि आग वे लोग जलाने के लिए सीख गए होंगे, तभी तो राख का अवशेष मिला है ना। तो इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, देख लिए। और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। तो आग का इस्तेमाल जो है कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए। प्रकाश के लिए कहने का मतलब है अंधेरा से लड़ने के लिए वे लोग, अंधेरा में देखने के लिए, और मांस भुनने के लिए, यानी कि वे लोग के पास जो कच्चा मांस होता था उनको भुनने के लिए। अब बताइए यहाँ तक उनका नॉलेज मतलब कि गेन हो गया था कि वे लोग मांस को भून के खाए। पहले उन लोगों को थोड़ी ना पता था कि मांस भून के खाना है, या फिर ये वे लोग क्या करते थे, कच्चा ऐसे ही खा लिया करते थे। उन लोगों को नहीं पता था कि भून के भी खा सकते हैं। आप देखिए जब जैसे ही आग का आविष्कार हो गया, आग का जब उन लोगों ने खोज कर लिया, तो वे लोग क्या किए, तो मांस को भून के खाने लगे। और साथ ही साथ खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के, आप देखिए आग से अपने आप को सुरक्षा भी करने लगे वे लोग। जानवर जो खतरनाक जानवर होता है उनको दूर भगाने के लिए वे लोग आग का भी प्रयोग करने लगे। तो ये था मेरा टॉपिक नंबर 4, जिसका हेडलाइंस था आग की खोज। आशा है कि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये कुछ नोट में दिया गया है, इस नोट को थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। इस नोट में क्या है, इस नोट में है नाम और तिथियाँ। अब इस नोट में देखिए नाम और तिथियाँ। नोट को बच्चों आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। नोट आप लोग नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, ये गलत बात है। नोट में बहुत सारा ऐसा नॉलेज होता है जो कि आप लोगों को नोट से बहुत सारा प्रश्न आप सोल्व कर पाइएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप ऑब्जेक्टिव का जवाब आप लिख पाइएगा। इसलिए नोट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस नोट में है नाम और तिथियाँ। तो चलिए पढ़ते हैं।
हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। तो हम जिस काल में पढ़ रहे हैं, हम लोग जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो पुरातत्व ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। तो कौन कौन से नाम रखे हैं? तो पहला नाम देखिए रखा है आरंभिक काल। तो पहला नाम क्या रखा है पुरातत्वविदों ने? आरंभिक काल। और आरंभिक काल को वे क्या कहते हैं? तो पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को पुरातत्वविद जो हैं वो क्या कहते हैं? तो पुरापाषाण काल कहते हैं। और ये जो पुरापाषाण काल है बच्चों, यह दो शब्दों यानी कि पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। ये जो पुरापाषाण शब्द आपने सुना है, ये जो पुरापाषाण शब्द मात्र दो ही शब्दों से बना है, यानी कि पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर, यही दो शब्द से बना है। और यह नाम जो है पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। यह जो नाम है पुरा स्थलों के से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पुरापाषाण जो है 20 लाख साल पहले से यानी कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। और इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। पुरातत्वविद भी क्या किए? तो इस काल को भी यानी कि 20 लाख साल पुरापाषाण काल जो थे यानी कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान जो माना जाता है, और इस काल को उन्होंने क्या किया कि 3 भाग में विभाजित कर दिया। तो पहला भाग क्या था? वो था आरंभिक काल। जो पहला भाग था बच्चों वो था आरंभिक काल, और दूसरा जो भाग था वो था मध्यकाल। यानी कि दूसरा भाग क्या था? मध्यकाल। और तीसरा जो भाग था वो था उत्तर पुरापाषाण युग। उत्तर पुरापाषाण युग। अब है मानव की इतिहास लगभग 99% यानी कि 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो मानव इतिहास की जो लगभग 99% इतिहास जो है, हिस्ट्री है, वो इसी काल के दौरान घटित हुई। किस काल के दौरान? तो आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। और जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जिस काल में हमें इन्वायरमेंट चेंजेस देखने के लिए जो मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। ये जो मध्य पढ़ रहे थे, ये दूसरा भाग जो था, तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव यानी कि इन्वायरमेंट चेंजेस जो देखने के लिए मिलता है, उसे क्या कहते हैं? मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग क्या था? तो वो था 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। तो इसका जो समय था लगभग क्या था? तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। तो इस काल के जो पाषाण औजार होते थे यानी पत्थरों के जो औजार, पाषाण औजार यानी कि बच्चों पत्थरों के औजार, जो पत्थरों के औजार होते थे वो आमतौर पर बहुत ही छोटे होते थे। इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया? तो माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आड़ी जैसे हथियार मिलते हैं। तो प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आड़ी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आगे जो है अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। अब अगले युग की जो शुरुआत होती है बच्चों, वो मात्र 10,000 साल पहले से ही होती है। तो इसलिए इससे क्या कहते हैं? तो नवपाषाण युग कहा जाता है। ये जो 10,000 साल पहले जो शुरू होती है, नेक्स्ट युग जो होता है शुरू, उसको क्या कहते हैं? तो नवपाषाण युग कहा जाता है। और नवपाषाण का जो मतलब होता है, क्या होता होगा? तो हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे नवपाषाण का मतलब होता है नया पाषाण, जो नया पाषाण युग होता है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं और अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो हमें ज्ञात भी नहीं है कि उस काल में इसका क्या नाम रहा होगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पिछला पेज में जो मैंने आप लोगों को बताया था वो था टॉपिक नंबर 4 यानी कि चौथा था। अब जो है बच्चों टॉपिक 5वां आ जाता है। जो टॉपिक 5वां का जो हेडलाइंस है बच्चों, वो है बदलती जलवायु। बदलती का मतलब होता है बदल जाना, और जलवायु का जो मतलब होता है बच्चों वो होता है मौसम, यानी कि मौसम का बदलना, मौसम का चेंज होना, मौसम का चेंज होना, मौसम का बदलना, पर्यावरण का बदलना, ये सभी जलवायु हुआ, यानी कि बदलती जलवायु। तो इनके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िएगा बच्चों, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर से पास कर पाएँ। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया के जलवायु में बड़े बदलाव आए।
अब देखिए बच्चों, लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ कि दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। अब 12,000 साल पहले क्या हुआ बच्चों कि दुनिया की जलवायु में पूरा एकदम चेंज होने लगा। अब चेंज होने के साथ साथ क्या हुआ कि गर्मी बढ़ने लगा। तो गर्मी क्या हुआ कि गर्मी बढ़ने लगी और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो कई क्षेत्रों में घास वाले जो मैदान बनने लगे। अब गर्मी बढ़ने के कारण क्या हुआ, तो कई क्षेत्रों में जो घास है तो वो धीरे धीरे करके पनपने लगा और इससे क्या हुआ कि हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या भी बढ़ी। अब देखिए इन जानवरों की संख्या किस लिए बढ़ी, तो घास के ही कारण, क्योंकि ये सभी जो जानवर है ये सब घास खाने वाला ही जानवर है। इसलिए जैसे ही कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे तो हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की भी संख्या बढ़ी, यानी घास खाने वाले जानवरों की भी संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। आप देखिए, जो लोग इनका शिकार करते थे इन जानवरों का, वे लोग भी इनके क्या हुए, पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तो इनके खाने पीने की जो आदत है वो किस प्रकार से खाते हैं और कितना समय में बच्चों को वे लोग जन्म दे देते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी वे लोग क्या करने लगे, तो हासिल करने लगे। और हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई हो। और साथ ही इसी काल में मछली भी क्या हुआ, तो भोजन, आरंभिक मानव के मछली भी भोजन जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत बन गया हो। तो बच्चों, ये मेरा 5वां टॉपिक समाप्त हुआ। अब आ रहा है मेरा 6ठा टॉपिक। 6ठा टॉपिक का जो हेडलाइंस है बच्चों वो है खेती और पशुपालन की शुरुआत। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। टॉपिक नंबर 6 है, यानी कि 6वां टॉपिक है मेरा, जिसका जो हेडलाइंस है वो है खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत। यदि आप लोगों को वीडियो बेहतर तरीक़ा से समझ में आ रहा हो तो आप लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है, वो है वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर भी कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अब देखिए बच्चों, अब जो हम लोग टॉपिक 6 में पढ़ने वाले हैं वो है खेती और पशुपालन की शुरुआत। यानी खेती के साथ साथ वे लोग पशुओं को भी पालना शुरू कर दिए थे। खेती करने के साथ साथ, यानी कि फसल उपजाने के साथ साथ वे लोग पशुओं को भी पालना शुरू कर दिए थे। अब इसी दौरान क्या हुआ कि उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में, यानी कि उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे कहने का मतलब है अपने आप। गेहूं हो गया, जौ हो गया, धान हो गया, इन सभी चीज़ों का जो है उपमहाद्वीप में क्या हुआ कि प्राकृतिक रूप से उगने लगा, यानी कि अपने आप जो है इन सभी चीज़ों का अनाज जो है ये उगने लगा। तो शायद अब महिलाओं और पुरुषों ने क्या किया और बच्चों ने तो इन अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया होगा। यानी कि क्या किया, तो अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया। और साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे। और साथ ही साथ यह भी उन लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया कि आखिर ये अनाज जो है उगता है कहाँ पे और कब पककर तैयार भी हो जाता है और कब कितना दिनों में पककर तैयार भी हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के वो लोग क्या करने लगे, तो ध्यान देने लगे, गौर करने लगे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। अब ऐसा करते करते उन लोगों ने क्या किया, तो अनाज को पैदा करने के लिए खुद सीख भी लिया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इस प्रकार वे लोग धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। बच्चों, कृषक का जो मतलब होता है वो होता है किसान। धीरे धीरे वे लोग क्या बन गए, तो किसान बन गए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है बच्चों, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। आपके घरों में भी कोई जानवर यदि खुल जाता होगा तो जल्दी पकड़ में नहीं आता है तो आप लोग क्या करते हैं, तो हरा चारा जो है उनको डाल देते हैं। हरा चारा देखने के कारण क्या होता है, पशुओं में लालचपन आ जाता है। यानी कि जैसे ही वो लोग हरा को देखते हैं तो तुरंत उसको खाने के लिए टूट पड़ते हैं। जैसे ही हरा की ओर दौड़ता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पकड़ के बांध देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आरंभिक लोगों ने क्या किया कि आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने लगे, जानवरों को लुभाने लगे और लुभा के क्या किया उन लोगों ने, तो पालतू बना लिया। और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कौन जंगली जानवर था बच्चों, वो था कुत्ते। कुत्ते जो है बच्चों, वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो सबसे पहले जो पालतू का जो जानवर बनाया गया था बच्चों, वो था जंगली कुत्ते का जो जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे।
और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए होंगे। तो देख लिया आप किस प्रकार से वे लोग पहले खेती करते हैं और खेती करने के साथ साथ वे लोग कृषक बनते हैं और उसके बाद क्या बनते हैं, तो पशुपालक भी बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये देखिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि 7वां टॉपिक शुरू होता है, वो है बसने की प्रक्रिया। तो 7वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं बसने की प्रक्रिया, जिसका हेडलाइंस है बच्चों बसने की प्रक्रिया। बसने का मतलब आप लोगों को बता दें, बसने का मतलब है कि बस जाना, अपना घर बना लेना, अपने घर को स्थगित कर लेना, यानी कि एक जगह बना लेना, मतलब एक ही जगह पे बना लेना। तो इनका जो बसने का वो प्रक्रिया क्या था थोड़ा उनको समझते हैं। ये देखिए इस नोट में क्या दिया है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने, अब देखिए बच्चों लोगों के द्वारा, जो आरंभिक मानव थे उनके द्वारा जो जानवर का देखभाल करने का जो है और जो और क्या कहते हैं पौधे उगाने का जो तरीका है, तो उनको क्या कहा, तो बसने की प्रक्रिया का नाम दिया। तो उनका क्या क्या नाम दिया, तो बसने की प्रक्रिया का नाम दिया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। जो अपनाए गए पौधे थे, जो जानवर थे, वे अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से क्या थे, वे थे भिन्न थे। और इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए बच्चों, उदाहरण के तौर पर है कि उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यानी कि आरंभिक लोग जो हैं उन्हीं पौधों तथा जानवरों को चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। लोग जो हैं उन्हीं पौधों को भी चुनते होंगे जिनसे क्या होता है कि बड़े बड़े अनाज के दाने पैदा होते हों, और साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें हों, और साथ ही जिनकी मजबूत डंठल हो और अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। तो ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है। अब देखिए प्रजनन के लिए उन्हीं जानवरों को चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। अब प्रजनन के लिए भी उन्हीं जानवरों को चुना जाता है जो आमतौर पर क्या होते हैं, अहिंसक होते हैं। यानी अहिंसक करने का मतलब है किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी को मारना नहीं, किसी को काटना नहीं। तो इस प्रकार के जानवरों को प्रजनन के लिए चुना जाता था, जो जानवर किसी को काटता नहीं था, किसी को मारता नहीं था। तो ऐसे जानवरों को प्रजनन के लिए ही चुना जाता था। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत क्या होते हैं, दांत और सींग छोटे होते हैं। ये देखिए चित्र में बच्चों, अब मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ये देखिए ये चित्र, ये देखिए चित्र, आगे जो इसमें क्या लिखा है कि इन दांतों को देखो, इन दांतों को देखिए, इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। ये देखिए ये जो बड़ा दांत देख रहे हैं बच्चों, ये जंगली सूअर का है। ये जो बड़ा सा दांत देख रहे हैं बच्चों, ये जंगली सूअर का है, और ये जो छोटा सा दांत देख रहे हैं ये पालतू सूअर का है। तो देख लिए पालतू और जंगली में क्या अंतर है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। अब देखिए बसने की जो प्रक्रिया है बच्चों, वो क्या हुआ, पूरे दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यही करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई, और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। सही बात है, वास्तव में आज हम लोग जो भोजन करते हैं यही बसने की प्रक्रिया की वजह से है। यदि आरंभिक मानव के लोग नहीं बसते, नहीं खेती करते, तो आज हम लोग जो भोजन करते हैं वो नहीं कर पाते। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा अपने कॉपी में। आपसे प्रश्न किया जा सकता है एग्जाम में कि कृषि के लिए बताइए सबसे प्राचीन फसलों में कौन है। ऑप्शन में दे देगा बहुत सारा फसल का नाम, आप उनमें से किन फसलों में टिक कीजिएगा, तो गेहूँ तथा जौ में कीजिएगा, गेहूँ तथा जौ में कीजिएगा। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कौन जानवर है बच्चों, तो वह है कुत्ते, और कुत्ते के बाद कौन जानवर आता है, तो भेड़ बकरी आता है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये मेरा टॉपिक समाप्त हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बच्चों वो देखिए 8वां टॉपिक है। 8वां टॉपिक जो आप पढ़ेंगे बच्चों, 8वां टॉपिक है जिसका हेडलाइन से एक नवीन जीवन शैली। तो हम लोग तो पढ़ लिए किस प्रकार से बसने की प्रक्रिया है,
अब इसका एक नया जीवन शैली क्या है उनका, ये लोग तो अब बस चुके हैं। अब बसने के बाद किस प्रकार का जीवन शैली को ये लोग फॉलो करते हैं, तो उनको समझने का एक बार प्रयास करेंगे। तो बच्चों 8वां टॉपिक क्या था, एक नवीन जीवन शैली। तो तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। क्या बात सही है कि नहीं है? यदि हम लोग जो बीज बोते हैं उनको बोकर छोड़ देते हैं और कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद देखते हैं कि वे सालों साल लग जाता है उनको बड़ा होने में। ठीक उसी प्रकार से इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। जो आरंभिक लोग थे बच्चों, जो पौधे वे लोग लगाते थे, उनको बड़ा होते मतलब कि जब तक बड़ा नहीं होता था तब तक वे लोग जगह को नहीं छोड़ते थे। तो लंबे समय तक उनको क्या करना पड़ता था, जहाँ पे वे लोग बीज बोते थे वहाँ पे उनको रहना पड़ता था। और बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, यानी कि खरपतवार हटाने, खरपतवार का मतलब होता है जंगली जो जंगल झाड़ होता है या जंगल जो झाड़ होता है उनको हटाने तक, और जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अब देखिए कटाई के बाद जो अनाज उनको मिलता था, आपको पता ही है कितना मेहनत के बाद उनको जो अनाज मिला है, अब उनका उपयोग वे लोग क्या करते थे, बहुत ही सोच समझ कर करते थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था उनके लिए। ऐसा करना उनके लिए एक लाजमी भी था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, इसलिए उनको भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी। बहुत से, अब इसका नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। इसका नेक्स्ट पेज में जाने से पहले बच्चों आप लोगों को मैं एक चित्र दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये देखिए अनाज के उपयोग। अनाज के उपयोग देखिए किस रूप में हो सकता है, तो बीज के रूप में होता है, दूसरा खाद के रूप में होता है, तीसरा उपहार के रूप में होता है, और चौथा भंडारण के लिए होता है। तो ये था अनाज के उपयोग। आप इनको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में लिख पाइएगा कि अनाज के क्या क्या उपयोग हैं। तो बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। अब ये देखिए मिट्टी के बर्तन बनाने के पीछे कारण क्या था, तो वही अनाज का स्टोर करना, यानी कि अनाज को क्या कहते हैं, जमा करना। टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। और अपने जवाब का कारण बताओ, तो जवाब का कारण भी आप ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। टॉपिक नंबर 9 स्टार्ट होता है मेरा। ये देखिए टॉपिक 9 का जो हेडलाइंस है वो है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो बच्चों आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो जानवर है ये किस प्रकार से चलते फिरते खाद्य भंडार होते थे, तो उनके बारे में एक बार विस्तार पूर्वक से समझने का प्रयास करते हैं। जानवर बच्चे देते हैं, जानवर जो होते हैं वे बच्चे भी देते हैं, और जिससे उनकी संख्या भी बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है। बात सही है कि नहीं है? यदि जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या और भी बढ़ेगी, और साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। तो दूध भी जानवर का जो दूध है वो भी भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। अब देखिए यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो आप समझ गए हैं कि जानवर जो है किस प्रकार से चलते फिरते खाद्य भंडार है। तो बच्चों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आगे आप लोगों को समझाते हैं। टॉपिक मेरा 10वां स्टार्ट होता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो 10वां टॉपिक है, और उस 10वां टॉपिक का जो हेडलाइंस है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो चलिए पता करते हैं आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? मानचित्र 2 में जो नीला वर्ग है बच्चों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मानचित्र 2 में जो नीला वर्ग है उसमें क्या है, तो ये देखिए बच्चों मानचित्र 2 मैंने निकाल लिया है। और ये मानचित्र 2 में देखिए ये जो नीला वर्ग दिख रहे हैं, ये बुर्ज होम है, मेहरगढ़ हो गया, और ये देखिए चिराद हो गया, कोलडीहवा हो गया, ये महागढ़ा हो गया, दाऊजली हेडिंग हो गया। अब आगे है इधर देखिए पय्यमपल्ली हो गया, हल्लूर हो गया। ये तो नहीं होगा। तो ये सभी जो जगह है, अब इन जगह के बारे में क्या पता चल रहा है, तो उनके बारे में एक बार पढ़ते हैं। आगे आप लोगों को उसी पेज में लेके चलते हैं। तो मानचित्र 2 में आपने जो नीले वर्ग का जो स्थान देखे थे, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है, यानी कि जो जगह आप लोग जो देखे हैं बच्चों, वो जो जगह है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। तो शुरुआती दौर में क्या हुआ, पुरातत्वविदों को बच्चों कृषकों और पशुपालकों का साक्ष्य मिला है।
तो ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, तो वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। अब आगे है बच्चों, ये देखिए आगे क्या है कि वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। वैज्ञानिक लोग जो है बच्चों, वे विभिन्न जानवरों और हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इसका नेक्स्ट पेज में है बच्चों अस्थाई, मेरा नया टॉपिक आ जाता है। देखिए इस टॉपिक का जो हेडलाइंस है वो है अस्थाई जीवन की ओर। अस्थाई जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ अस्थाई का मतलब होता है बच्चों, अस्थाई का मतलब होता है एक जगह सीमित हो जाना, यानी कि एक ही जगह पे रहना, ये होता है अस्थाई, मतलब कि अस्थाई हो गया। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर यानी कि पुराने जगहों पर क्या मिला है बच्चों, झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि बुर्ज होम, मैंने आप लोगों को जो नीले वर्ग वाला जो जगह दिखाया था बुर्ज होम, ये बुर्ज होम जो है बच्चों ये वर्तमान कश्मीर में है। ये बुर्ज होम कहाँ पे है, वर्तमान कश्मीर में है। तो बुर्ज होम के लोग जो है वो क्या करते थे कि गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बुर्ज होम के लोग क्या करते थे, गड्ढा खोद के उनके नीचे जो है अंदर में वे लोग घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, तो गर्तवास कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, जो यानी कि लोग गड्ढे के नीचे घर जो बना के रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए क्या करते हैं, तो इनमें उतरने के लिए वे सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होंगी। अब वे लोग अंदर में रहता था तो उनको ठंड भी नहीं लगता था उतना। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। तो बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। तो बहुत सारी जगहों से क्या मिला है, तो पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो उनके पास जो है धार को क्या करते थे, वे धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर क्या करते थे, तो और अधिक पॉलिश चढ़ाई जाती थी और अधिक पॉलिश चढ़ा देते थे। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। जो वे लोग औखलियों का जो प्रयोग करते थे बच्चों, वे अनाज और वनस्पतियों को पीसने के लिए करते थे। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आज भी हमारे घरों में देखिए ओखली है, तो ओखली से क्या करते हैं हम लोग, अनाज को पीसते हैं। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब कुछ औजार ऐसा था जो कि हड्डियों से भी बनाए जाते थे। उन्हीं औजारों में से मैंने आप लोगों को एक चित्र तो नहीं दिखाया है, लेकिन अब मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ये मूसल का चित्र है। ये देखिए पीसने वाला, ये ओखली और मूसल। ये देखिए बच्चों किस प्रकार से प्राचीन ओखली और मूसल का चित्र है। ये देखिए आपके बुक में भी है, आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। तो ये है नवपाषाण युग के उपकरण। तो आप समझिए, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। अब देखिए, बर्तनों का उपयोग उन लोगों ने पहले क्या किया, तो चीज़ों को रखने के लिए किया, और फिर धीरे धीरे लोगों ने बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। अब देखिए बच्चों, चावल हो गया, गेहूं हो गया, दलहन हो गया, तो इस तरह का जो अनाज है अब उन लोगों ने क्या किया, आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिए थे। और इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। अब देखिए धीरे धीरे वे लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए वे लोग कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, तो कपास का जो पौधा है उनको उगाने लगे। ये देखिए आपके साइड में देखिए क्या चित्र दिया है। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा। ये एक पात्र का चित्र है, ये प्राचीन पात्र है देखिए बच्चों। और आप इस प्राचीन पात्र के बारे में कल्पना कीजिए कि इस पात्र में आखिर क्या होगा।
क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? तो ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशु पालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब देखिए बच्चों, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जो कि 12वां टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है। तो आप अंतिम टॉपिक को बढ़िया से बेहतर तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो हेडलाइंस है, 12वां टॉपिक का जो हेडलाइंस है बच्चों, वो है सूक्ष्म निरीक्षण। अब सूक्ष्म निरीक्षण यानी कि छोटा निरीक्षण। तो चलिए छोटा निरीक्षण क्या है उनको समझते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब देखिए मेहरगढ़ में किस प्रकार से जीवन होता था और उनका मृत्यु के दौरान, मृत्यु होने के उपरांत किस प्रकार से उनका क्रियाक्रम होता था, उनको समझने का एक बार प्रयास करते हैं। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। तो मेहरगढ़ को मैंने ढूंढ लिया था और आप देखे भी थे। तो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। ये जो मेहरगढ़ है ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। और मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो मेहरगढ़ ही वह स्थान है जहाँ पे बच्चों जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यानी कि रहने के साथ साथ कुछ कमरों का वे लोग क्या उपयोग करते थे, तो भंडारण का उपयोग कर लेते थे। ये देखिए मेहरगढ़ में घरों का जो चित्र है वो दिखाया गया है। देखिए ये वही चित्र है, मेहरगढ़ के घरों का चित्र। इनके बारे में क्या दिया गया देखिए, थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेहरगढ़ के घर का चित्र, ये जो है बच्चों मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मृत्यु के बाद, अब देखिए मेहरगढ़ के लोगों को जब मृत्यु हो जाता था तो मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। तो आज भी सम्मान जताते हैं मृतक के प्रति। तो मृत्यु के बाद क्या होता था बच्चों कि मृतक के सगे संबंधी जो होते थे उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो लोगों की क्या आस्था होती थी पहले के लोगों की, कि मृत्यु होने के बाद भी उनका जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख जाते थे। इसलिए कब्रों के साथ साथ लोगों के मृतकों के साथ कुछ सामान रख जाते थे, कुछ सामान दे देते थे। तो मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जो एक कब्र के साथ एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब बताइए क्या बात ये सही है? कैसा लग रहा है आपको? मृतक के साथ जो खाने के लिए, क्या ये बात हंसने वाली ही बात है? पहले के लोग बताइए क्या सोच था उनका कि मृतक के साथ जो है बकरी को रख देता था ताकि बकरी खाएगा। अब बताइए, चलिए आगे पढ़ते हैं। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो क्या आप इन कंकालों में से आप बकरी के कंकाल जो है पहचान सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों इस प्रकार से मेरा जो टोटल कुल मिला के 12 जो महत्वपूर्ण तथ्य था बच्चों, मैंने आप लोगों के सामने साझा किया, डिस्कस किया और आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो आप लोगों का काम बनता है कि ये जो अन्यत्र है, ये अन्यत्र आप लोग पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। तो आप लोग खुद से इन अन्यत्र को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।